सभी इस फोन के पॉजिटिव्स बता रहे हैं, लेकिन कहीं तो ये भी स्ट्रगल करता होगा। और अब क्योंकि सब तारीफ ही कर रहे हैं, जो कि सही है, ये है तारीफ के लायक, लेकिन अगर आप इस फोन के लिए 1,25,000 दे रहे हो, देन आई बिलीव आपको इसके छोटे से छोटे नेगेटिव्स भी पता होने चाहिए। तो तारीफ के टाइम पे तारीफ और कमियों के टाइम पे बेइज्जती दोनों करेंगे। सो वेलकम टू नॉट जस्ट अनदर रिव्यू ऑफ S23 Ultra। इसके डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि फोन बड़ा है, तो हाँ बिल्कुल है और बहुत बड़ा है, लेकिन नंबर 1 आपको आदत हो जाएगी एंड नंबर 2 वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा किया हुआ है कि आपको उतना भारी फील होता नहीं है। अब शिकायत क्या है? देखो, अगर आप बाइक ज्यादा चलाते हो तो ये दिक्कत करेगा, क्योंकि इसके जो कॉर्नर्स हैं ये बहुत एजी हैं, जिसकी वजह से ये चीज जो है ये चुभेगी। तो फोन को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके पॉकेट में डालना पड़ता है। उसमें भी फोन इतना ज्यादा बड़ा है कि आप टेढ़ा मेढ़ा करके भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहोगे। और अगर आप एक लड़की हैं तो आपको भगवान बचाए, क्योंकि आपकी पॉकेट्स तो वैसे भी छोटी होती हैं। ऑल्दो मैंने 14 Pro Max भी देखा है, वो तो कंप्लीट ईंट लगती है, ये उसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लीक है। और अगर आपने केस नहीं लगाया तो ये टेबल पे वॉबल करता है, जिसकी वजह से S Pen के साथ कुछ भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा डिजाइन की सारी तारीफ जो आप सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फोन S22 Ultra जैसा ही दिखता है और फोन की इन हैंड फील से लेके बैक टेक्सचर तक सब कुछ बहुत प्रीमियम है। अब जरा बैक टेक्सचर से घूम के फ्रंट पे आते हैं। इसकी डिस्प्ले, सैमसंग इसे इंडस्ट्री का सबसे अच्छा पैनल कहता है एंड आई एग्री विद देम। डिस्प्ले इज हैंड्स डाउन द बेस्ट आई हैव एवर सीन इन अ फोन। इट्स अ क्वाड HD 120Hz AMOLED। बस इसमें 1-2 कमियां हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सैमसंग क्लेम करता है कि ये डिस्प्ले 1 Hz से 120 Hz तक जाती है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में ये 24 से 120 तक गई है, यानी कि मिनिमम जो मुझे मिला है वो 24 मिला है। इवन लॉक स्क्रीन पे भी 1 Hz नहीं होता, वो भी 24 रहता है, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड। बाकी इस स्क्रीन का ऑटो ब्राइटनेस और किसी भी फोन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये इतना अच्छा है कि आपको ब्राइटनेस स्लाइडर को छेड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस एक चीज है, जितना स्ट्रॉन्ग मटेरियल डिस्प्ले पे यूज करते हैं उस पे उतने ही स्क्रैच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस पे भी आपको माइनर स्क्रैचेस दिखेंगे। अब आई डोंट नो मैं कैमरा पे दिखा पाऊंगा या नहीं, लेकिन रियल लाइफ में विजिबल हैं, क्योंकि कर्व स्क्रीन है तो स्क्रीन गार्ड मिलना इतना आसान नहीं होता। अब इसी डिस्प्ले पे नीचे की तरफ अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा हुआ है, और अगर आपने कभी अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज नहीं किया है तो इट इज वे बेटर देन नॉर्मल फिंगरप्रिंट सेंसर। जैसे ही आप इसको देखोगे आप इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी के फैन बन जाओगे। इट इज फास्ट एंड इट इज रिलायबल। ये गीले हाथों से भी खुल जाता है, ऑयली हाथों से भी खुल जाता है, सो या इट्स डैम गुड। अब हम थोड़ी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज पे आते हैं। परफॉर्मेंस, नॉर्मल यूसेज में कोई दिक्कत होती ही नहीं। हाँ, कभी कभार 1-2 जगह स्टटर कर जाता है, जैसे मैंने अपनी इंप्रेशन वीडियो में भी बताया था कि जब आप होम स्क्रीन पे होल्ड करते हो तो एनिमेशन अटकता है। तो ऐसी चीजें हफ्ते में आपको 2-4 बार दिख सकती हैं। और अगर परफॉर्मेंस का मतलब आपके लिए गेमिंग है, तो देखो, मैं इंटेंस गेमर नहीं हूँ, कैजुअल हूँ। उसमें भी मुझे PUBG वगैरह का कुछ खास शौक नहीं है। मैं गेंशिन इम्पैक्ट खेलता हूँ और वो गेम बहुत अच्छी चलती है। अब क्योंकि वो गेम चल गई तो 90% ऑफ द गेम्स चल जाएंगी। गेम को मैं मैक्स सेटिंग्स पे खेलता हूँ और वो भी 60 FPS पे। 25 मिनट के बाद फ्रेम्स 40 से 60 के बीच में वेरी करने लगते हैं और हल्के हल्के स्टटर्स आपको फील होने लगेंगे। लेकिन एक चीज मैं सैमसंग की सफाई में ये कहना चाहूंगा कि मेनली कोई भी मैक्स सेटिंग्स पे नहीं खेलता, सबको स्मूथ गेम प्ले चाहिए रहता है, और ये चीज मैक्स सेटिंग्स पे हर फोन के साथ होगी। गेमिंग फोन के लिए मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन नॉर्मली सबके साथ होती है, क्योंकि हम इसे मैक्सिमम लिमिट तक पुश कर रहे हैं। और सैमसंग कहता भी नहीं कि आप इसे एक डेडिकेटेड गेमिंग डिवाइस की तरह देखो, क्योंकि एक तो इससे बैटरी जल्दी डिग्रेड होती है और गेम खेलने का एक्सपीरियंस भी थोड़ा लैगी लगेगा। तो आप नॉर्मल सेटिंग्स पे खेलो, गेम बहुत अच्छे चलेंगे और फोन हीट भी नहीं करता। वार्म जरूर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप गेम्स खेल रहे हो तो हल्का फुल्का वार्म होना नॉर्मल है। और एक इसमें गेमिंग फोन जैसा फीचर ये है कि अगर आप चार्ज लगा के गेम को खेलोगे और अगर आप चाहो तो उस चार्जर से जो पावर मिल रही है वो डायरेक्टली प्रोसेसर तक पहुंचा सकते हो। फोन चार्ज नहीं होगा, पावर डायरेक्टली प्रोसेसर के पास जाएगी, जिससे कि फोन आपको वो एक्स्ट्रा फ्रेम्स निकाल के देगा। तो अल्टीमेटली नॉर्मल डे टू डे टास्क में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और हीट मैनेजमेंट भी बहुत सॉलिड है, और गेमिंग के लिए भी एक डिसेंट अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस आपको ये देता है। लेकिन क्रेजी 5-7 घंटे के गेमिंग सेशंस आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अब मैं आपको इसकी बैटरी के बारे में बताता हूँ, और ये वो चीज है जिसने मुझे सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया है। इसकी बैटरी के साथ देखो कुछ तो सीन है। अब लोग अच्छा बता रहे हैं तो होनी तो अच्छी चाहिए,
बट देयर इज अ कैच। सिंपल भाषा में बोलूं तो चाहे आप फोन को कम यूज करो चाहे ज्यादा करो, ये ऑलमोस्ट एक दिन तो चल ही जाता है। जैसे मैं आपको बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं और हर एक स्क्रीनशॉट में अगर आप देखोगे तो स्क्रीन ऑन टाइम 4.5, 5.5, 6 घंटे के आसपास का रहा है। लेकिन हर एक स्क्रीनशॉट में आप देखो 24 घंटे फोन सिंगल चार्ज पे रह सकता है, जो कि इन स्पेक्स के साथ होना एक बड़ी बात है। लेकिन अब ये स्क्रीनशॉट देखो, इसमें स्क्रीन ऑन टाइम नियरली 8 आवर्स का है और ये उस दिन है जिस दिन मैंने फोन को कंटेंट कंजम्पशन के लिए यूज किया है। अब देखो, जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि इसकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, उनके यूसेज में देखना आपको कंटेंट कंजम्पशन सबसे ज्यादा मिलेगा। VLC, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ये सारी ऐप सबसे ज्यादा चली हैं, विच रिजल्ट्स की कंटेंट कंजम्पशन में बैटरी बहुत अच्छी चलती है। लेकिन रैंडम सिनेरियोज में मुझे स्क्रीन ऑन टाइम उतना ज्यादा नहीं मिला। सो पॉइंट हियर इज कि इसकी बैटरी लाइफ के साथ आप कोई पैटर्न नहीं निकाल सकते कि ये करोगे तो उतना चलेगी, वो करोगे तो उतना चलेगी। अब मेरे यूसेज का एवरेज स्क्रीन ऑन टाइम में 5 घंटे और ऑफ टाइम है नियरली 15-16 घंटे, जिसको कि जनरली लाइटर यूसेज कहा जाता है। तो लाइटर यूसेज में फोन 24 घंटे पूरा चल जाता है। इवन एक दिन तो ये 29 घंटे बिना चार्जिंग के रहा है। टेल मी इफ इट इज नॉट इंप्रेसिव इनफ। सो बैटरी का कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि अगर आप कंटेंट देखते हो तो सुबह 8 बजे अगर आप चार्ज करते हो तो रात के 10 बजे तक आपको आराम से चलेगा। बट अगर आप मेरी तरह रैंडम फोन उठाया, 5 मिनट चलाया, ये करते हो तो फिर ये आपको आज के 8 बजे से कल के 8 बजे तक चलेगा, यानी कि करीब करीब 24 घंटे। एंड बाय द वे, मेरी टेस्टिंग में फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमेशा ऑन था, रात के कुछ 7-8 घंटे को छोड़ के। एंड फोन सारा टाइम क्वाड HD रेजोल्यूशन पे था, फुल HD पे नहीं था। और मेरे यहाँ अभी 5G है नहीं, तो 4G और वाईफाई में ही स्विचिंग चल रही थी। रात को छोड़ के ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है क्योंकि ये मेरी गैलेक्सी वॉच से पेयर्ड होता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना, और अगर आप वॉच नहीं भी जोड़ते हो तो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। चार्जिंग टाइम इसके 25 वॉट अडेप्टर के साथ 1 घंटा 10-15 मिनट के आसपास का होता है। वैसे ये 45 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सो बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी यूजेज पे चीजें वेरी कर सकती हैं। अभी हम स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कैमरा पे आएंगे, जो कि बहुत लंबा सेक्शन है। स्पीकर्स S22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में लाउड हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं और उनका बेस भी थोड़ा बढ़ चुका है। जब आप मैक्स वॉल्यूम पे भी गाने सुनते हो तो वोकल्स क्लियर रहते हैं, ऐसे आवाज फटती नहीं है। ऑल्दो मैंने 14 Pro Max के स्पीकर्स भी सुने हैं, वो इससे थोड़े लाउडर हैं और उनमें बेस थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन सैमसंग उससे कुछ बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। अगर वो 10 on 10 है तो ये 9.5 on 10 है। एंड्रॉइड स्पेस में सबसे बेस्ट। और कॉलिंग के टाइम पे ईयरपीस से वॉल्यूम क्लियर और लाउड आती है। आप फुल वॉल्यूम पे नहीं रख सकते, नहीं तो बगल वाला सुनेगा कि आप अपनी बंदी से क्या बातें कर रहे हो, अगर बंदी एग्जिस्ट करती है तो। ईयरपीस का वॉल्यूम 50% इज इनफ। सो या, स्पीकर्स आर टॉप नॉच, इसमें कोई कमी नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, कैमरास। एंड स्पॉइलर अलर्ट, कैमरा परफेक्ट नहीं है, बहुत सी जगह दिक्कत आती है और एक मेजर इशू भी है। इस सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके कैमरा के बारे में मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देना चाहूंगा। सैमसंग आपको सिर्फ ये लेंसेज नहीं बेचता, वो आपको इमोशंस बेचता है। कहने का मतलब ये है कि इस फोन का कैमरा आपको बोर नहीं होने देगा, और इसकी वजह से जब आप फोटो खींचते हो तो आपको वेट रहता है कि ये रिजल्ट के साथ आखिर क्या करेगा। स्पेशली 3x टेलीफोटो के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट DSLR क्वालिटी को मैच कर चुके हैं। हालांकि ये आईफोन की तरह व्यू फाइंडर में रिजल्ट्स दिखाता नहीं है। जनरली आईफोन्स के साथ क्या होता है, जैसी फोटो आपको दिख रही होती है, प्रोसेसिंग के बाद वो ऑलमोस्ट वैसी सी ही रहती है। इसके साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट आपको प्रोसेसिंग के बाद ही मिलेगा, और प्रोसेसिंग इतनी अच्छी है कि कई बार ये रिजल्ट को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर देता है, जो कि ऑनेस्टली कभी कभी अनप्लेजेंट हो जाता है। वो नेचुरल की तरफ रहता नहीं है ज्यादा। फोटो थोड़ी सी ज्यादा शार्प और सैचुरेटेड होती है, जो कि हो सकता है हम एंथुजियास्ट को ज्यादा पसंद ना आए। लेकिन बहुत से लोग जो फोन को लेंगे उनके लिए यही रहता है कि फोटो दिखने में बेस्ट होनी चाहिए, और ये वो चीज आपको डिलीवर करके देता है। बस इसका पोस्ट प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा ज्यादा है, तो आप देख भी सकते हो कि आपने क्या फोटो खींची है और इसने उसको किसमें चेंज किया है। इवन स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में भी आपको मेन सेंसर की प्रोसेसिंग का एडवांटेज मिल जाएगा। जूम लेवल सारे यूजेबल हैं, क्योंकि 3x और 10x के लिए तो टेलीफोटो कैमरास अलग से लगे हुए हैं, तो इनके शॉट्स जेन्युइनली बहुत ही अच्छे आते हैं। इनमें इनफ डिटेल्स होती हैं, टैग शार्प इमेजेस ये आपको देता है, और स्पेशली 3x वाली फोटोज की तो फील बहुत ही डिफरेंट रहती है नॉर्मल फोटोज से। अब इसका 3x पोर्ट्रेट वैसे तो बेस्ट इन द गेम है, इससे अच्छा किसी का नहीं लगता मुझे। लेकिन जब कोई बिजी सब्जेक्ट होता है तो इसे समझ नहीं आता कभी कभी कि क्या ब्लर करूं और क्या रखूं। इसमें iPhone
फोन शाइन करता है क्योंकि यहाँ पे उसका लाइडार सेंसर अपना काम कर देता है। लेकिन अगर आप शॉट की कॉम्पोजिशन संभाल लेते हो तो ये पोर्ट्रेट मोड की फोटोज को नेक्स्ट लेवल पे लेके चला जाता है। और अगर आप फर्दर जूम करते हो तो 30x और 100x भी डेफिनेटली यूजेबल है। अब यूजेबल इसलिए है क्योंकि 100x का ऑप्शन और किसी में है भी नहीं। सैंपल्स में अगर आप देखोगे तो अरे ये वाले नहीं, ये वो चीजें हैं जो आपको इस फोन के साथ नहीं करनी चाहिए। मैंने सिर्फ इसी एग्जाम्पल के लिए फोटो खींची है, मैं किसी को स्टॉक नहीं कर रहा था, सच में नहीं कर रहा था यार। ऐसा मत करना क्योंकि 100x पे बंदे की शक्ल पहचान में आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि शक्ल इतनी गंदी हो जाएगी कि पता नहीं चलेगा, सब पता चलता है। तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सबसे फेवरेट लेंस कौन सा है तो वो डेफिनेटली हैंड्स डाउन 3x टेलीफोटो होगा। इसकी फोटोज में कुछ तो बात है जो इसे औरों से अलग करती है। अब आप इससे 200 मेगापिक्सल की जाइगेंटिक फोटोज भी ले सकते हो। डेफिनेटली वो आप रोज रोज तो करोगे नहीं, लेकिन अगर कहीं घूमने गए हो, लैंडस्केप की फोटो लेनी है तो आप डेफिनेटली इसे यूज करो, बहुत अच्छा है। क्योंकि आप फोटो के किसी भी पार्ट में जूम करो आपको एम्पल ऑफ डिटेल्स मिलेंगी। 200 मेगापिक्सल कम थोड़ी ना होता है यार। 200 मेगापिक्सल शॉट्स की डिटेल एक अलग लेवल पे चली जाती है और यही इस बड़े सेंसर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट, वाइड एंगल फोटोज से मेरी एक शिकायत है, उनके कलर्स कभी कभी मेन सेंसर की फोटोज के साथ मैच नहीं करते। कभी कभी से मेरा मतलब है 10 में से एक बार। कभी वाइड एंगल की फोटोज ज्यादा येलो लगती है, कभी मेन सेंसर की लगती है। बाकी हर एरिया में वाइड एंगल 100% यूजेबल है। ऑल्दो मैं वाइड एंगल का उतना बड़ा फैन था नहीं क्योंकि फोन्स का वाइड एंगल उतना अच्छा होता भी नहीं है। मतलब जितने भी मैंने यूज किए हैं उनमें से तो किसी का भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन इस फोन ने इस पर्सपेक्टिव को डेफिनेटली चेंज किया है। पर कभी कभी इसको दौरे पड़ते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, सारी शैडोज को क्रश करके रख दिया है। इवन इसमें भी देखो बिल्कुल सेम। बाकी सारी चीजें बढ़िया हैं। वाइड एंगल में डायनेमिक रेंज भी 9/10 टाइम्स काफी अच्छी ही रहती है। सो इट्स प्रीटी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वीडियो। और इस फोन की वीडियो क्वालिटी देखने के बाद मैं एप्पल को एक छोटी सी वार्निंग इशू करना चाहूंगा कि भाई थोड़ा संभल जाओ। आईफोन की वीडियोस की दो सबसे बड़ी खास बात होती है, एक कंसिस्टेंसी और दूसरी क्वालिटी, और ये दोनों को काफी हद तक टिक करता है। 8K वीडियोस अब इसकी यूजेबल बन चुकी हैं एंड बॉय ओ बॉय दीज आर शार्प, वेरी शार्प। हाँ, लेकिन इनका फाइल साइज भी फिर उतना ही शार्प है। इवन 4K में भी क्वालिटी टॉप नॉच है और स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी कर दी गई है। अब जैसे ये वीडियो बाइक पे चलते हुए बनाई गई है तो हाथ तो हिलेगा ही, लेकिन हाथ हिलेगा, वीडियो नहीं। ये आवाज सुनो, स्टेबलाइजेशन की है। आप रिकॉर्डिंग के टाइम पे लेंसेज सारे स्विच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो क्वालिटी में सही में एक काफी बड़ा जंप आया है। इवन सेल्फीज पे भी मेरे थॉट्स इंप्रेशन वीडियो से कुछ खास चेंज नहीं हुए हैं। सेल्फीज 22 अल्ट्रा के कंपैरिजन में बेटर हो चुकी है क्योंकि एक तो डायनेमिक रेंज बेटर हो गई है एंड सेकंड स्किन टोन भी ये कंपैरेटिवली अच्छी दिखाता है। और जो स्किन कलर्स भी ये प्रोड्यूस करता है वो बड़े ही अच्छे से और सॉफ्ट से प्यारे से लगते हैं। तो फ्रंट कैमरा के सिर्फ मेगापिक्सल डाउन हुए, क्वालिटी नहीं, तो यहाँ बेइज्जती करने को कुछ नहीं है मेरे पास। फ्रंट कैमरा से अब आप HDR10+ वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, जिससे कि डायनेमिक रेंज पे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। 22 अल्ट्रा से बेटर हो चुकी है। और सिर्फ डायनेमिक रेंज ही नहीं, कलर सेपरेशन से लेकर के स्टेबलाइजेशन तक सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। तो इसी के साथ अब हम चलते हैं रात पे, नाइट मोड की बात करते हैं। नाइट मोड के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना क्योंकि जो सब लोग कह रहे हैं वो सही है। नाइट मोड इज एक्सेप्शनली गुड। बस हाँ, एक्सट्रीम लो लाइट में फोटोज थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है, बट ऑन एंड ऑन इट्स गुड। इवन एक्सट्रीम कलर लाइट वाली सिचुएशन में इसका लाइट कंट्रोल भी काफी बढ़िया है। अब जैसे ये फोटो है, ये ऑलमोस्ट पिच ब्लैक में ली हुई है रात के 12:30 बजे। यहीं से आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हो कि इसका कैमरा कितना केपेबल है। इवन नाइट मोड में लाइट स्पिलिंग का भी कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं दिखा मुझे। और एक चीज, ये वाली फोटो 10x जूम पे ली हुई है पिच ब्लैक में, जब मुझे भी नहीं पता कि वहां पे एक गेट है। और इस कैमरा का रिजल्ट आप देख सकते हो, रात को 10x में ये ऐसी फोटोज डिलीवर कर सकता है। बस हाँ, एक चीज है, नॉइस लेवल्स थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। जितना मुझे पता है 14 Pro Max में आपको इससे कम नॉइस दिखेगी। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा नाइट मोड कैमरा है। अब इस कैमरा की इतनी सारी मिक्स्ड बातों के बाद नेगेटिव बच गए हैं। अब देखो, क्योंकि ये फोटोज में वो पंच ऐड करता है तो बहुत बार जो डार्क पार्ट्स होते हैं वहां डिटेल बचती ही नहीं है। बहुत बार ये डार्क कलर्स को सीधे प्लेन ब्लैक दिखा देगा। इवन लीव्स अगर शैडो में है तो ब्लैक। और इसका HDR भी थोड़ा इनकंसिस्टेंट है, वो रैंडमली आउटलाइंस बनाने लगता है। जैसे ये देखो, इन दोनों फोटोज में सेम हाल है। तो जो भी चीज स्काई के साथ लेयर में आती है उसके साथ ये ऐसा कर सकता है। कभी कभी लो लाइट में ह्यूमन सब्जेक्ट्स के साथ भी सेम चीज होती है। तो HDR इसका थोड़ा इनकंसिस्टेंट है। लेंस स्विचिंग के टाइम पे भी थोड़ा अटकता है, ग्लिची सा इफेक्ट देगा आपको ये स्क्रीन पे। आईफोन डेफिनेटली अभी भी इस चीज में बहुत बेटर है। आउटडोर में जब भी आप कैमरा यूज करोगे तो कुछ देर बाद ये ब्राइटनेस कम कर देगा,
क्योंकि फोन थोड़ा गर्म होने लगता है तो उसको ठंडा रखने के लिए ऐसा किया जाता है। बाकी इन जनरल फोटोज 95% केसेस में कंसिस्टेंट रहती है, लेकिन एक दो केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें लगता है कि यार ये रिजल्ट तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं कैमरा पे और 10 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। हम जरा सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। यूआई के बारे में देखो, बात सीधी है। स्टॉक एंड्रॉइड चलता अच्छा है लेकिन उसमें फीचर नहीं होते, और कस्टम स्किन में फीचर होते हैं लेकिन वो चलती अच्छी नहीं है। तो सरल भाषा में इस प्रॉब्लम को वन यूआई सॉल्व कर देता है, क्योंकि पहली चीज ये फोन स्मूथ है और ये चलता बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी ही तरफ इसमें इतने ज्यादा फीचर्स हैं कि आप जो चाहो जैसे चाहो वैसे बदल सकते हो, और फीचर्स भरे पड़े हैं जिसमें से 70-80% तो शायद आप कभी यूज भी नहीं करोगे, क्योंकि सबकी पसंद थोड़ी अलग अलग होती है। अब किसी को कस्टमाइजेशन पसंद है, किसी को नहीं है, तो जिसको करनी है वो कर सकता है, जिसको नहीं करनी वो छोड़ दे। कहने का मतलब हर किसी के लिए इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चीजें मिसिंग नहीं लगी मुझे। सॉफ्टवेयर के साथ मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि इसकी रैम मैनेजमेंट नेक्स्ट लेवल की है। जैसे एक दिन मैं गेंशिन इंपैक्ट खेल रहा था, लेकिन फिर रोनाल्डो का मैच था तो मैं लैपटॉप पे वो देखने लग गया। अब फुटबॉल का मैच 1.5 घंटे का होता है। उसके बाद जब मैंने गेम को वापस चलाया, गेम ने रिकनेक्ट होने में टाइम लिया लेकिन रीस्टार्ट नहीं हुआ। 22 GB की गेम है वो। 1.5 घंटे बाद भी इतने बड़े टास्क को मेमोरी के अंदर रखना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा करते मैंने किसी फोन को देखा नहीं है, और इन जनरल भी ये फोन एक एक दिन तक टास्क्स को मेमोरी में स्टोर करके रखता है, जो कि बहुत इंप्रेसिव चीज है। हाँ, एक चीज है कि हैप्टिक्स की एप्लीकेशन थोड़ी बेटर की जा सकती थी। मतलब मैं वाइब्रेशन मोटर की इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एप्लीकेशन। जैसे पिक्सल में क्या होता है, यूआई में हर छोटी से छोटी जगह जहां हैप्टिक्स को डाला जा सकता है पिक्सल वहां डालता है, लेकिन वन यूआई में ऐसा नहीं है। अब ये कोई एक बहुत बड़ी कमी नहीं है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है सैमसंग को। और एक चीज जो बहुत अनोइंग है, इस फोन में फालतू की एप्स बहुत सारी भर के दे रखी हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एप्स, सैमसंग फ्री, ग्लोबल, ये वो। इतने महंगे फोन में ऐसा ना हो तो डेफिनेटली बेटर होगा। ब्लॉटवेयर के नाम पे स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स जैसी एप्स हैं जो कि काम आती हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए। हम खुद इंस्टॉल कर लेंगे अगर हमारे काम आएगी तो। नाउ, क्या आपको S23 अल्ट्रा खरीदना चाहिए? जवाब है नहीं। देखो, ऐसा है कि एक होती है नीड और एक होती है वांट। देखो, अगर आपका काम है अच्छा कैमरा, अच्छी सिक्योरिटी, ये सब आपको रिक्वायर्ड है तो ले सकते हो। इससे अच्छा फोन अभी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ टशन मारने के लिए चाहिए तो यार पैसे ढंग की जगह लगा लो, काम आएंगे। अब अगर आपको पापा वाला ज्ञान नहीं चाहिए तो फोन 100% रिकमेंडेड है, और अब आपको छोटी से छोटी कमी भी पता है, सो सोच समझ के आप डिसीजन बना सकते हो। बाकी देखो यार, ये महंगे फोन्स आपकी ब्रेन साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। समझना चाहोगे? ये रही वीडियो, समझ लो। मैं आपको वहीं मिलूंगा, बट फॉर नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।